ख्याल बने चौकन्ने रहे। अंग्रेज को तबाह किया और फिर एक से एक बढ़कर गहरी आज कहा मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह बंगाल में उर्दू ड्रामे ने तरक्की की। बल्कि ये कहा जाता है कि अगर ढाका में थिएटिकल कंपनियों का ज़वाल ना होता तो कौन जाने बंबई में थिएटिकल कंपनियों की क्या सूरत होती। इस सदाकत पर हमें इसलिए भी यकीन करना पड़ेगा क्योंकि बंबई की थिएटिकल कंपनियों में वही ड्रामा निगार नज़र आते हैं जो बंगाल की कंपनी में थे। गरज हर उरूज को ज़वाल का सामना करना पड़ता है, इसलिए ढाका को भी ज़वाल का सामना करना पड़ा और बंबई का नसीब चमका। जब हम बंबई की थिएटिकल कंपनियों पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि यहाँ भी पहले इंद्र सभा ही पेश किया गया। इसके बाद इसकी तकलीद में कुछ तराजीम भी पेश किए गए। फिर ड्रामे का दौर ऐसा चला कि थमने का नाम ही न लेता था। नजर पड़ा मुझे जब से वो माहे जमाल, खुट के हो गई वो सूरत हिलाल। गुलशन न जी को भाता है न कोई निहाल, उस सर कद का रहता है 8 पहर ख्याल। अबरे नौ भार न दे दुख बरस बरस, कि मैं अपने आप मरती हूँ पी बिन तरस। ये प्यारी मौजूद है ये तेरा दिलदार, किया था जिसके वास्ते आपको तुमने खुआर। प्यारे तेरे फिराक में अपना हुआ ये हाल, तुमको भी रहा भला जाने कुछ मेरा ख्याल। इतने दिनों जो सनम मैं तुमसे जुदा रही, किस दर्द व गम में आह मैं मुब्तला रही। बुलबुल की तरह याद में तेरी सदा रही, ओ गुल तेरी तलाश में मैं जा बजा रही। तेरे गमे फिराक में सानेहा रहा, हर लहजा हर घड़ी में असीरे बला रहा। हाय जिस रोज से शक्ल अपनी दिखाई तुमने, एक आतश मेरे सीने में लगाई तुमने। रोजो शब फिक्र तुम्हारी ही रहा करती है, इस कदर कि मेरे दिल में रसाई तुमने। दूर हो जाएगी सब बस में रश्ते परी, मेरे हाथ से जो ईज़ा है उठाई तुमने। शादी का रोज आज खुदा ने दिखा दिया, मेरे तुम्हारे हिज का पर्दा हटा दिया। आज की रात चलो ऐश मेरी जान करे, अपने इस कल्बे एहज़ा को परस्तार करे। जी में आता है शब हमें पी के शराब, हम और तुम आज की शब सैरे गुलिस्तान करें। दिल के मेरे पूरे सबाब जो अरमान करे, सो रहे आप मेरे साथ तो एहसान करें। जी में आता है कि कोठे पर बिछवाइए पलंग, चांदनी रात वहां चल के शबिस्तान करें। बंबई में उर्दू ड्रामे की तारीख का अहद वही मुतय्यन किया जा सकता है जो इंद्र सभा के आगाज का लखनऊ और उसके मुज़ाफात में था। बहर सूरत उर्दू ड्रामा बंबई के स्टेज पर नमूदार हुआ और इंद्र सभा की मौजूदा तर्ज यानी मंजूम शक्ल में ही नजर आया। ये किसका है घर, लाया मुझको कौन, बतला दे इसको मेरे तैतु शिताब से। ए सनम जिसने तुझे ये चांद सी सूरत दी है, उसी अल्लाह ने हमें भी मोहब्बत दी है। मैंने अब पीछे तेरी अपनी जवानी खोई, पर किसी दिन गले से तेरे लगकर न सोई। ऐ सनम जिसने तुझे ये चांद सी सूरत दी है, उसी अल्लाह ने हमें भी मोहब्बत दी है। चैनो आराम मेरा भी तो है तूने खोया, अपने दिलबर को सीने से ना लिपटा कर सोया।
हर घड़ी कैद में तेरे मैं हमेशा रोया, घर तेरा खान या जंजीर है मुझे गोया। नहीं, अल्लाह ने तुझको मेरी उल्फत दी है, मेरी तकदीर ने मुझको ये मुसीबत दी है। हमसे छुप छुप कर करती है तू एक यार नया, ये चलन निकला है तेरे मुर्दार नया। कहां इंसान भला कौम परिजात कहां, तूने किसका ये निकाला है अरे प्यार नया। देव ले जा इसे और डाल दे आग में एक बार। नहीं, नहीं। ले हाजिर है हिज्र का तेरे ये बीमार, गले लगाओ खूब सा कर लो इसको प्यार। देखिए, पारसी थिएटर जो है वो आज के थिएटर की माँ है कहना चाहिए। लेकिन पारसी थिएटर जो है वो पूरा का पूरा इंस्पायर हुआ था ब्रिटिश थिएटर से, क्योंकि जिस ज़माने में 18 और 19 सेंचुरी में जब ब्रिटिश कंपनियां आया करती थीं और कलकत्ता में ख़ास तौर से शोज़ हुआ करते थे, तो उसमें सारे के सारे ब्रिटिश प्लेज आया करते थे। तो उसी ज़माने में लोगों ने ये सोचा कि ये तो बहुत अच्छा कारोबार है, इसलिए कि लोग जमा होते हैं और इसमें एक नई चीज़ भी होती है। नाच गाने का रिवाज तो बहुत पुराना था, पहले ज़माने से चला आ रहा था, लेकिन उसमें ड्रामा भी होता है, उसमें कहानी भी होती है, उसमें परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, और उसमें म्यूज़िक भी है, और उसमें लाइट भी है, और ख़ूबसूरत लड़कियां भी हैं, और बहुत जगमगाते हुए कपड़े भी हैं। ये तो एक अनोखी चीज़ है। तो उसको पारसियों ने एक बिज़नेस के तौर पर शुरू किया, और चूँकि उसमें कहानी चाहिए यानी ड्रामा चाहिए, तो उसके लिए जो उस ज़माने के जो राइटर थे उनको जमा किया, जिसमें बहुत सारे राइटर थे, नाम वाले राइटर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी ने कमाया तो वो आगा हशर का था, जिन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे और बड़े कमाल के ड्रामे लिखे। लेकिन उसकी बुनियाद और उसका तेवर जो है वो बिल्कुल ब्रिटिश थिएटर के ऊपर था। उसी तरीके से उन्हीं बुनियादों के ऊपर वो काम किया गया था। पारसी थिएटर के इब्तदाई दौर में डॉक्टर भाववाजी लाड, खुर्शीद जी बहमन जी फरामर्ज और एदिल जी खोरी ने पारसी थिएटर के लिए ड्रामे लिखने के साथ साथ कई तराजिम भी किए। लेकिन इन ड्रामा निगारों को पारसी थिएटर की तारीख में खातिर ख्वाह मकाम नहीं मिला। पारसी थिएटर में जो पहला बड़ा और अहम नाम मंजर आम पर आया वो आराम थे। आराम के बाद चंद नामों का इजाफा शुरू हुआ और फिर यह सिलसिला तेजी से चल पड़ा। उस ज़माने में जिन ड्रामा निगारों के नाम हमारे सामने आते हैं उनमें रौनक बनारसी, हुसैन मियाँ ज़रीफ़, हबाब रामपुरी, तालिब बनारसी, मुराद बरेलवी, जौहर बनारसी, नफीस कानपुरी, करीम बरेलवी, फिरोज शाह खां रामपुरी, नज़ीर बेग, अफसोस मुरादाबादी और अब्दुल बेग अहम हैं। इनमें से हबाब रामपुरी और फिरोज शाह खां रामपुरी के ड्रामों के नाम मालूम नहीं। हाँ, ये ज़रूर मालूम होता है कि इन्होंने इब्तिदाई दौर में मुतअद्दिद ड्रामे लिखे। बाकी हजरात के नाम से बहुत से ड्रामे शायदशुदा हैं। इब्तिदाई दौर में ही पारसी थिएटर ने न सिर्फ अपनी अहमियत मनवा ली बल्कि नए नए तजुर्बात भी किए। इससे पहले स्टेज बिल्कुल सादा हुआ करता था। अगर पर्दे का इस्तेमाल किया भी जाता था तो निहायत सादगी के साथ। लेकिन पारसी थिएटर की पेशकश में इन पर्दों पर सीनरियां पेश की जाने लगी। यही वो दौर है जब पर्दे का इस्तेमाल ड्रामे और मंजर की मुनासबत से अलग अलग मौकों पर मुख्तलिफ तरीके से किया गया। यानी सीन और एक्ट की मुनासबत से पर्दे का इस्तेमाल होता था। मेरे जहन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके बारे में, है भी, था भी, या सिर्फ उस तरह के थिएटर को जो अब आउटडेटेड हो गया है और जिस पे हम हंसते हैं और इनफैक्ट हम रियलाइज़ नहीं करते कि सारी हमारी हिंदी फिल्में उस पर मुनस्सर हैं, पारसी थिएटर को लेकर और पारसी थिएटर से भी पहले।
और उन ट्रेडिशंस को हम अपनी सिनेमा में भी आउटग्रो नहीं कर पाए हैं, तो फिर उस थिएटर का वजूद कैसे रह सकता है? थिएटर सिनेमा से मुकाबला कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। और उर्दू ज़बान का थिएटर शायद इसलिए फौत हो गया क्योंकि उर्दू थिएटर जो उस वक्त 1930s में होता था, जब साउंड आना शुरू हुआ हिंदी फिल्मों में, हिंदुस्तानी फिल्मों में, तो वो सारे न सिर्फ एक्टर्स बल्कि म्यूजिशियंस, शायर, लेखक, कोरियोग्राफर्स, सेट डिज़ाइनर्स, म्यूजिशियंस सारे के सारे फिल्मों में चले गए, क्योंकि उसी तरह की फिल्में बन रही थी, जिस तरह का थिएटर हो रहा था उसी तरह की। दे वर नथिंग बट फिल्माइज्ड प्लेस। वो सिनेमा किसी तरह से नहीं था, अलावा इसके कि एक कैमरा उसको कैप्चर कर रहा था। तो जो पारसी एक्टर्स और जो यूरोपियन लेडीज़ साइलेंट सिनेमा में बड़े बड़े स्टार्स थे, वो सब गायब हो गए क्योंकि उर्दू ज़बान उनसे बोली नहीं जाती थी। और सवाल ये है कि सबसे पहली फिल्में उर्दू में ही क्यों बनी, मराठी में क्यों नहीं बनी? फिल्म इंडस्ट्री तो बम्बई में थी, या गुजराती में क्यों नहीं बनी, या पंजाबी में क्यों नहीं बनी? इसलिए कि वो लिखने वाले सारे थिएटर के थे और वो सब उर्दू ज़बान के लिखने वाले थे। अब ये भी क्लेम नहीं किया जा सकता कि वो बहुत ग्रेट लिखने वाले थे। पारसी थिएटर ने अपने दौर में ही अपनी शनाख्त बना ली। इब्तदा में पारसी मुसन्निफीन की तादाद ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन बाद के दिनों में वो नज़र नहीं आते। वजह साफ है कि उन दिनों ड्रामा निगारी के लिए शायरी का इल्म होना लाजिमी था। पारसी थिएटर की इब्तिदा चूँकि खालिस तिजारती मकसद से हुई थी, इसलिए उस ज़माने में स्टेज पर करतबबाजी शुरू हो गई। उन कंपनियों का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना था और इसके लिए नाजरीन का खुश होना लाजिमी था। लिहाजा सुस्ती और आवाम को पसंद आने वाली तफरीह पेश की गई। इसलिए इब्तदाई ज़माने के ड्रामों में ये साफ तौर पर नज़र आता है। जब पारसी थिएटर सिने बुलूगत को पहुंचा तो इसके अंदर मैच्योरिटी आ गई। अब सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि तफरीह के साथ साथ मेयार का ख्याल रखा जाने लगा। यही वजह है कि दूसरे निस्फ में ज़्यादा मेयारी और सबक आमोज ड्रामे खेले गए। उस ज़माने में खेले जाने वाले ड्रामों में नेकी और बदी का टकराव और बुराई पर अच्छाई की जीत नजर आती है। इस नीयत से लाए हो इसे? इस नीयत से कि एक मर्द का इरादा एक औरत की जिद पर फतेहाब हो। ऐसा कभी न होगा। ऐसा जरूर होगा। देखो तो सही, काजल की कोठरी में से किस तरह पाक व साफ निकल कर जा सकती है। मेरा दिल कहता है कि तेरी नापाक हवस इसकी पाक दामनी को हाथ भी नहीं लगा सकती। अगर मुझे मेरे इरादे में रोकेगा कौन? मेरा समझाना। मैं तेरी सुनना नहीं चाहता। इंसानियत का ख्याल उसे मैं फिजूल समझता हूँ। नाबेजाही उसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। खुदा का खौफ उसका मैं अंदेशा नहीं करता। गिरफ्तारी का डर उसका मैं पहले ही इंतजाम कर चुका हूँ। देख हसद, अगरचे मैं खुद बुरा हूँ और रात दिन बुराइयों में रहता हूँ, लेकिन अभी तेरे भले की कहता हूँ। पाके मौका चूकना पागलपने की बात है। आज अपने हाथ में है, कल की कल के साथ है। कान बहरे हो गए वाज में बंद कर, देख सकता है तो देख वरना आंखें बंद कर। खैर सलाम, तू जाने और तेरा काम। इतना समझाया पर असर ना हुआ। एक पत्थर था पर बशर ना हुआ। खाक छानेगा, खाक चाटेगा, जैसा बोया है वैसा काटेगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तू बोल सकता है? आहिस्ता। तू हमारा भेद जानने के लिए गूंगा नौकर बना हुआ था। हाँ। या खुदा, मेरे दिल ने इस नापाक जगह आते वक्त जो पेशन गोई की थी वो सच निकली। मेरे भाई, मैंने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। खुदा के लिए उसे बचाओ, उसे भी तो उसकी इज्जत पर रहम खाओ। पर तुझे उससे क्यों हमदर्दी है? अंदर चलो, सब कुछ ला दो। पारसी थिएटर में पेश किए गए ड्रामों में दो प्लॉट एक साथ चलते हैं, एक संजीदा प्लॉट और दूसरा मिजाहिया प्लॉट। असल ड्रामा संजीदा प्लॉट पर मबनी होता था।
उस जमाने में मौजूदा दौर की तरह जदीद तकनीक या जदीद लाइट्स नहीं हुआ करती थी, इसलिए मंजर की तब्दीली के लिए जो वक्त दरकार होता था उतनी देर का मज़ाहिया मंजर पेश किया जाता था। इससे नाजरीन की तफरीह भी हो जाती थी और असल ड्रामे के दूसरे मंजर की तैयारी भी हो जाती थी। एक्चुअली जो पारसी थिएटर है हमारा, वो हमारी 3-4 चीज़ों से जुड़कर बना है। एक तो हमारी लोक परंपराएं हैं, वहाँ से उसने आशु अभिनय ले लिया। फिर हमारा क्लासिकल संस्कृत ड्रामा है जिसमें उसने वहाँ से उसकी चित्रात्मक जो चित्र बनते हैं उसकी भाषा में, जो काव्य है उसकी भाषा में, उसको ले लिया। और तीसरे विक्टोरियन थिएटर के तत्वों को मिलाकर, यानी कि थोड़ा बहुत रियलिज्म जो था वो उसमें आया और इन 3 चीज़ों से मिलकर बना पारसी थिएटर। तो शुरुआती जो नाटक लिखे गए हैं वो पहले उर्दू में बहुत लिखे गए, बहुत अच्छी उर्दू में लिखे गए। कई बार बड़ी मुश्किल उर्दू होती थी तो लोग उसको समझ नहीं पाते थे। तो हमारे जो लेखक माने जाते हैं पारसी शैली के बहुत अच्छे, मैं नॉर्दर्न इंडिया में जो पारसी शैली के रंगमंच होता था उसके बारे में बात कर रही हूँ। उसके 3 स्तंभ हुए हैं, आगा हश्र काश्मीरी जी, नारायण प्रसाद बेताब और राधेश्याम कथावाचक। इन तीनों की खासियत ये थी कि इन तीनों ने हिंदी में भी नाटक लिखे हैं और उतने ही अच्छे उर्दू में भी लिखे हैं। तो उर्दू अदब को आगे बढ़ाने में, लोगों में उर्दू की भाषा की जो नफासत है उसको फैलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसकी जो शेरो शायरी होती थी वो उर्दू में बहुत अच्छी होती थी। मरीज़ा, यह है मिस्टर सिकंदर खान। लकबे सिकंदर खान, ये मेरे खालाजाद भाई हैं जिनके साथ मैंने तुम्हारी निस्बत ठहराई है। बाजान, मुझे कमाल हैरत है कि आप अपनी लड़की को एक बंदर के साथ बहना चाहते हैं। गुस्ताख लड़की, तू मेरे सामने ही मेरे खालाजाद भाई की तौहीन करती है। अरे कहने भी दो भाई, हम तो ऐसी बातों का बुरा ही नहीं मानते। हम तो अल्लाह वाले ठहरे भाई हैं। 100 जूतों से कम रुतबे आली नहीं होता। अरे इज्जत वो खजाना है जो कभी खाली नहीं होता। अजीब बेगैरत आदमी है। अरे ऐ मेरी खूबसूरत बला, ये तेरा दिल फरोश आशिक तुझसे शादी हो जाने के बाद तुझे इस दाव पेच के साथ ख्वाब-ए-हस्ती का नजारा दिखाए कि तू भूल भुलैया में खो जाए और मेरा फसाना सुनकर अलादीन और अली बाबा की दास्तान को भूल जाए। अरे ऐ मेरी नेकस्मत चंद्रावली, तेरे अछूता दामन की तारीफ सुनकर कि सिकंदर बिन सुल्तान फरीद आवे इब्लिस स्पीकर अब तो आपसे खो गया और ये तेरा शरीफ बदमाश बाप काया पलट करके सो गया। क्या बके जाता है? ऐ मेरी हुर्रे रब, तेरे अंदाजो जफा ने जो इस तेरे हवस इस भोले शिकार को मारा है उसका वारा है न न्यारा है। अब इस मतलबी दुनिया में इस गाफिल मुसाफिर को क्या चारा है? अगर इस खाकी पुतले को कुछ सहारा है तो ऐ शय सितारा, वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा है। अब्बा जान, ये गुस्ताख शख्स मेरी तौहीन करता है और आप खामोश हैं। इसके क्या मानी? इतनी देर से क्या बके जा रहा है? अबे मेरे गुलिस्तानी खानदान के फूल, अबे तू इस बकावली की बात पर ना फूल। ये चतुरा तो अपनी चतुराई दिखाती है, अरे हुस्ने खुदादात पर इतराती है, मगर मैं भी वो सितमगर हूँ कि इसे गुले रुखसार की तरह उड़ा कर ले जाऊं और वो भारे परिस्तान दिखाऊं कि इसे बागे बैस का मजा आए। अरे ऐ लैला सिर्फ नाज़नीन, ये तरंगी दुनिया एक कसौटी है, जिसको तू अमृत समझती है वो मीठा जहर है और जिसका तू बाप समझती है वो जहरीला सांप है। चुप हो जा वरना तेरा गला फोड़ दूंगा। असीरे हिर्स, तूने मारे आस्तीन बनकर जो इस बज़्मे फानी में खूने नहाक किया है उसका इंतकाम ये शहीद नाज लेगा। पारसी थिएटर का निस्फ आखिर यानी 1895 के बाद का जमाना ज्यादा बेहतर नजर आता है। उस दौर में खेले गए ड्रामे न सिर्फ ज्यादा मकबूल हैं बल्कि ज्यादा मेयारी भी हैं। उस दौर में जिन ड्रामा निगारों ने पारसी थिएटर की खिदमत की उनमें सईद मीर मेहंदी हसन एहसन लखनवी, पंडित नारायण प्रसाद बेताब देहलवी, भारतेंदु हरिश्चंद, पंडित राधे श्याम कथावाचक, मुंशी रियाजुद्दीन रियाज देहलवी, आसिफ मद्रासी, मोहम्मद अजीज़ खान दिल लखनवी, मिर्ज़ा शाहजहां आलम खां शम्स लखनवी, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला फतेहपुरी, मिर्ज़ा नज़ीर बेग, नज़ीर अकबर आबादी और आगा हश्र कश्मीरी अहम हैं।
इन ड्रामा निगारों ने पारसी थिएटर को वो मकाम अता किया जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा याद किए जाते रहेंगे। पारसी थिएटर ने अपने आखिरी दौर में कई सतहों पर तरक्की की। पर्दों का इस्तेमाल अब ज्यादा बामानी होने लगा। मिजाहिया प्लॉट को असल प्लॉट का हिस्सा बनाया गया। ड्रामे के पहले हिस्से में तो दोनों प्लॉट अलग नजर आते, लेकिन जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता उसमें पुख्तगी आती जाती और आखिर में असल प्लॉट का हिस्सा बन जाता। मिजाहिया हिस्से में अब तंज के निश्तर भी चलाए जाने लगे। उस दौर के समाज को सामने रखकर तंजिया मुकालमे लिखे जाते। इस हिस्से के जरिए अंग्रेजों की तहजीब को भी खूब निशाना बनाया गया। अब ड्रामा बामकसद होने के साथ साथ अदबी होने लगा। हमारे अदब में शामिल ज्यादातर ड्रामे पारसी थिएटर के उसी दौर के हैं। उस दौर के ड्रामों में मंजूम हिस्सा कम और नसरी हिस्सा ज्यादा दिखाई देता है। पारसी थिएटर कंपनियां जब नाटक करने लगे तब उर्दू ही लैंग्वेज थे, उर्दू में लिखते थे कि उर्दू का पोइट्री बहुत रिच था। और मुग़ल हिस्ट्री जो हमारा मध्यकालीन भारत से शुरू हुआ उस वक्त पर्शियन कल्चर, उर्दू कल्चर जो लैंग्वेज पोइट्री लिखा गया वो काफ़ी इक्वली जैसे संस्कृत जैसे ही एक काव्यार्थ तक नाटक लैंग्वेज का भाषा था। तो पारसी थिएटर में जितने भी नाटककार हैं वो सब के सब उर्दू में लिखते थे। बेशक इंडियन मैथोलॉजी के ऊपर नाटक बहुत किए उन्होंने, और उर्दू आज भी उर्दू नाटक जैसे मैं खुद ही एक उर्दू नाटक शागिद अनवर का अनुवाद में औरंगज़ेब 2007 में हमने तैयार किया था। अब 6 साल है, अभी भी हाउसफुल शो चल रहा है। कर्नल जैदी, बेगम कुद्सिया जैदी, इप्टा थिएटर, हबीब तनवीर साहब, इन सब की कोशिशों के बावजूद उर्दू थिएटर एक बहुत ही इजोटेरिक और अलग सी चीज़ रह गया है। शायद गलती हमारी यही है टू कॉल इट उर्दू थिएटर। व्हाई कांट वी जस्ट कॉल इट हिंदुस्तानी थिएटर? उर्दू एंड हिंदी आर नॉट सेपरेट लैंग्वेजेस। ये डिवीज़न तो बहुत ही गलत है और मसनूई है। और पार्टीशन के वक्त जो है लोगों को लगने लगा कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो नाज़रीन, आपने महसूस किया कि किस तरह के ड्रामे और किस अंदाज से उन पारसी थिएट्रिकल कंपनियों के ज़रिए पेश किए जाते थे। पारसी थिएटर एक जानिब तफरीह का ज़रिया था तो दूसरी जानिब थिएटर में तजुर्बे करने का, और एक ही स्क्रिप्ट को मुख्तलिफ तरीक़े से पेश करने की मिसाल भी फराहम करता था। ड्रामे का एक साथ ट्रेजिडी और कॉमेडी का रंग अता करता हुआ दिखाई पड़ता था। ये पारसी थिएटर की देन है कि आज हम स्टेज पर तरह तरह के करतब और बहादुरी के खेल दिखा पा रहे हैं। आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आगा हश कश्मीरी और उनके ड्रामों के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पार्टी चाहिए।